नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ हमारे सबके फेवरेट एम्बेसडर दीपक बोरा। बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कई लोगों को तकलीफ हुई होगी क्योंकि प्रधानमंत्री के जिस हक का लोग मजाक उड़ाया करते थे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने उसे मोदी हक का नाम दे दिया, एक आत्मीयता की बात उसमें की है। और साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां की पार्लियामेंट को संबोधित किया, प्राइम मिनिस्टर ने कई बड़ी बातें की। सबसे पहले मैं आपसे सुनना समझना चाहती हूँ, हम तो जर्नलिस्ट है सर। एज अ डिप्लोमैट आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे को और आपके हिसाब से सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है? गुड। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने फिर से एक मौका दिया आपके शानदार चैनल पर पार्टिसिपेट करने का। शुरुआत में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, वो है एम इज़राइल हाय। इसका मतलब होता है इज़राइल को जीने का अधिकार है, इज़राइल जी रहा है। इट्स रफ इक्विवेलेंट ऑफ भारत अमर है। तो मैं जितने भी यहूदी लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बाय द वे वी इन माय एक्सटेंडेड फैमिली हमारे पास एक यहूदी दामाद भी है, वंडरफुल पर्सन। सो आई एम वेरी पार्शियल टू द जूस। और इसका मतलब जो हमें अभी बताया है इज़राइल हाय, तो इसका यही मतलब है कि हमेशा इस ये एक उनका आइडेंटिटी का एक स्टेटमेंट है कि हम हैं, हम जीवित हैं। दुनिया ने कोशिश की है हमें बर्बाद करने की, यहाँ तक कि कुछ मुल्लों ने कहा था कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं, उनको मिटा दो। सॉरी, वो अभी तक है। सो दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ देयर डिग्निटी, देयर कमिटमेंट, देयर रेजिलियंस। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी गए हैं इज़राइल। ये उनका दूसरा दौरा था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ये जब गए थे कुछ साल पहले, ये दूसरा है। अब मैं आपको बताता हूँ, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं करता हूँ नॉर्मली, लेकिन आप बेटी हैं, आज बताता हूँ। 1991, 92 में हमारी आर्थिक हालत बड़ी खराब थी। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे 1 बिलियन में 9 जीरो होते, उससे कम थे। प्रधानमंत्री उस समय से मनमोहन सिंह, क्षमा कीजिए, पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हालत बहुत खराब थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, कश्मीर में आग लगी हुई थी, आतंक, नक्सलिस्ट चीन का समर्थन लेके बहुत फुदक रहे थे, सोशल क्लीवेज था, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ये हुआ वो बहुत सारी चीजें थी। हम लोगों ने हमको $400 मिलियन चाहिए थे इसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए। हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स के पैसे थे। सुनते जाइए बेटी इसको, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमने फिर अपने दोस्तों से, फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड से कहा भाई $400 मिलियन चाहिए, IMF भी इन्वॉल्व था। उन्होंने कहा अपना सोना गिरवी रखो। 67 टन अपना सोना हमने गिरवी रखा, तब हमें कुछ पैसे मिले। अब ऐसी स्थिति में जब हमने बातचीत लोगों से शुरू की, उन्होंने कहा देखिए, आपने ये अरब के पीछे आप पड़े रहते हैं, पैलेस्टाइन पहले उन्होंने $1 नहीं दिया आपको। अल्टीमेटली आप गए थे स्विट्जरलैंड के पास गए थे, आप इंग्लैंड के पास गए थे। आपके जो जितना अरब आप चिल्लाते रहते थे, इनमें से कोई आपकी मदद करने नहीं आया। भले ही पैसे बहुत थे इनके पास क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ गई थी एटसेट्रा। तो तब फिर जब मैं मंत्रालय में था, बातचीत हुई कि भाई अब क्या करना है, ये तो वन साइडेड अफेयर है। फिर पीवी नरसिम्हा राव, मेरा अपना मानना है, मैं तो जानता था अच्छी तरह से, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया। वो बड़ा होशियार आदमी था, ही वाज अ लॉयर, दिमाग बड़ा तेज था उसका। तो उसने कहा कि देखिए, अगर ये अरब्स हमें कुछ नहीं कर रहे और पश्चिमी देश भी कह रहे हैं कि आप तो एंटी इजराइल हैं, तो यार इसको बदलो ना, अब इजराइल के साथ दोस्ती करो। अगर हम वो करेंगे तो फिर ये अरब देश वगैरह जो हैं या पश्चिमी देश जो है, अमेरिका जो है, वो तो खुश हो जाएगा हमारे साथ। सोवियत संघ टूट चुका था 91 में, यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया था। हमें दिक्कत हो रही थी, हालत बहुत खस्ता थी, हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन तक हम पहुंच गए थे। तो फिर क्या होता है कि पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि देखिए यार, अब इजराइल के साथ दोस्ती करो। अब हम लोग तो बड़े कंजर्वेटिव हैं डिप्लोमेसी में। हमने कहा यार देखो, ये अरब्स नाराज हो जाएंगे। शुरू में हम अरब करते रहते थे क्योंकि हमारी अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, फिर दूसरा एनर्जी उनसे लेते थे।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम पता करते हैं कि अरब नाराज होंगे कि नहीं। तो एक यासिर अराफात होते थे, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक। वो भारत को बहुत पसंद करते थे, बहुत हमारे अच्छे दोस्त, मिसेस गांधी के बहुत दोस्त थे वो। जब उनकी हत्या हुई थी मिसेस गांधी की 1984 में, तो वो बच्चों की तरह रोए थे। मैं था वहां पर एट द क्रिमेशन, बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहे थे। मैं अरबी बोलता हूँ तो मैं बातचीत कर रहा था उनसे। तो हमने कहा उनसे पता करते हैं कि भाई ये करें कि ना। इसराइल को रिकॉग्नाइज तो हमने बहुत जल्दी कर दिया था जब वो उसकी स्थापना हुई थी 48 में, लेकिन हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं किए थे। तो हमने उनसे पूछा, उसने कहा देखो टाइगर लोग, कल से करो, क्योंकि हम भी तो यही चाहते हैं। जितने हमारे अरब देश हैं वो भी इसराइल के साथ दोस्ती चाहते हैं, हम हरा नहीं सकते उसको। 67 में ठुके थे, 73 में ठुके थे, थोड़ा बहुत हमने मुकाबला किया था, लेकिन हमारे पास दम नहीं है इसराइल से लड़ने का। अब जो पैलेस्टाइन का मुद्दा है, आप अगर उनसे दोस्ती करोगे तो आप हमारे वहां पर वकील बन जाइए। इसराइल से कोई यार टाइगर जरा शांत हो जा। तो फिर क्या होता है कि हमने एक डेलीगेशन भेजा। मुझे ये मालूम है क्योंकि मेरे जो सीनियर कॉलीग्स थे जो वहां गए थे, मैं नहीं गया था। उन्होंने बताया कि वहां जब गए, बातचीत हुई कि भाई हम अब मिशन खोलेंगे, एम्बेसी खोलेंगे। तो एक होती थी इसराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर, आपने नाम उनका सुना जी, होगा। मैंने सुना है। आयरन लेडी, बहुत तगड़ी थी, बहुत तगड़ी थी। तो उनसे भी कॉल ऑन किया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। तो हमारी डेलीगेशन के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि मैम, कई सालों से हम सोच रहे थे कि इसराइल के साथ हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जाएं। तो उस महिला ने जवाब दिया, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, आप तो आए नहीं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू से, हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप तो आए नहीं। तो हमने कहा चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब हम आ गए। तो फिर हमने उनके साथ दोस्ती की, एस्टैब्लिश किया कांटेक्ट, क्योंकि अराफात की बहुत मान्यता थी। वो तो पैलेस्टाइन का लीडर था, वो सारे अरब देश, मुस्लिम देश पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन पहले, जबकि कोई कुछ करने को तैयार नहीं था। जब 67 वॉर में ठोका था, इसराइल ने ठोका था सारे अरब समुदाय को, तो ये पैलेस्टीनियंस भाग गए थे जॉर्डन। जॉर्डन के शहंशाह ने कहा मेरे बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो पहुंच गए। और 2 साल के अंदर इतने बढ़ गए, इतने फैल गए कि जॉर्डन के शहंशाह को बुला के कहते हैं टाइगर दफा हो जा, ये अब हमारा देश है। उसने कहा मैंने तो तुमको पनाह दी है, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर उसने अपनी फौज को बोला ठोको इनको। 25-30 हजार पैलेस्टीनियंस को मारा। और जो उनकी फौज थी जॉर्डन की, उसका एडवाइजर एक बड़ा बदमाश था, उसका नाम था जियाउल हक। वो ब्रिगेडियर होता था, बाद में पाकिस्तान का, जिहादिस्तान का वो प्रेसिडेंट वगैरह सब कुछ बन गया। भुट्टो को भी उसी ने फांसी दी थी। ये कहानी है पैलेस्टीनियंस की। तो जब हमने इसराइल के साथ नॉर्मलाइज किया, हमने देखा कि कोई भी अरब देश नाराज नहीं हुआ है। वो सब चाहते थे नॉर्मलाइज करना, लेकिन पहले तू कर, पहले तू कर, ये हालत थी। और सबको पता लग गया था कि इसराइल से हम पंगा नहीं ले सकते, हमें इतनी ताकत नहीं है। हम सब ने मिलकर इसराइल को ठोकने की कोशिश की, लेकिन इसराइल ने हमें ठोक दिया। क्यों? इसराइल की स्थापना हुई एक ऐसे एरिया में जहां सब उसके दुश्मन थे, उसके पड़ोसी अरब से देश। इसराइल के पास क्वालिटी थी, क्वांटिटी नहीं थी। क्वांटिटी तो दूसरों के पास थी। तो उसने फिर क्वालिटी को बढ़ाना कोशिश, उसने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया, रिसर्च में किया। इसराइल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा बेसिस पे दुनिया का सबसे ज्यादा है, जो वो खर्चा करते हैं पर कैपिटा। और फिर एक किताब लिखी थी कि मेरा ख्याल 20 साल पहले या 15 साल पहले, मेरे पास कहीं कॉपी पड़ी है, स्टार्टअप नेशन, इसराइल के बारे में। कितने स्टार्टअप्स वहां शुरू हुए हैं। भारत में तो हर रोज 800-150 स्टार्टअप स्थापित होते हैं। सो वी आर रियली द बिगेस्ट स्टार्टअप नेशन। लेकिन इसराइल था ओरिजिनल स्टार्टअप नेशन। बहुत से उन्होंने हर चीज टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर नंबर नहीं है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने आप को शक्तिशाली करेंगे। और टेक्नोलॉजी किस चीज, हम नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है इसराइल के पास, तो टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई डिफेंस में, साइबर क्राइम में, साइबर सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में। अब बेटी मैं एक चीज और बताता हूँ, 66-67 में वर्षा नहीं हुई थी भारत में। मेरी माँ, भारत मेरी माँ है, ये फटी हुई थी, अकाल था। उस समय की प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी अनाज मांगने। और अमेरिकन ने कहा अच्छा जी भीख मांगने आए हो। अब एक कमीनो, भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहते आप, कमीने। खैर, जो होना था हुआ। उन्होंने हमें अनाज दिया जो हमारे लिए सूटेबल नहीं था, लेकिन फिर भी हमने लिया। और हमसे ये कहा गया था
कि सोमवार को मत खाइए। जी, आपने बताया बेटा है पहले। जी। 2 साल में 104 सोमवार होते हैं, मैं 104 सोमवार भूखा सोया हूँ। ये नहीं कि घर में पैसे नहीं थे। माँ तो माँ होती है, दीपक खा ले। बट माय फादर वुड से ये इतना प्यार करता है देश से, ये नहीं खाएगा। मैंने नहीं खाया 2 साल सोमवार को, बिल्कुल नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। तो अच्छा था, सेहत भी मेरी अच्छी बन गई। अब ये जब चीजें हमने देखी सब हो रहा है, इज़राइल के साथ जब हमने नॉर्मलाइज किया 90s में, उस समय भी हमारा एग्रीकल्चर, हरी क्रांति आ चुकी थी, हमारे सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। हमने कहा एक क्वांटम लीप हमें चाहिए, एक बड़ी छलांग लगानी है। उसके लिए हुँ। कुछ नई एग्रीकल्चरल टेक्निक चाहिए, वो इज़राइल के पास थी, उसे हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। जी। ड्रिप इरिगेशन हमको 90s में द बेस्ट ड्रिप इरिगेशन पहले था हमारे पास, इफेक्टिव नहीं था, वो इज़राइल से आया, जिसके कारण हमारा पानी का यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर में 50% रह गया और आउटपुट 2.5 टाइम्स 250% बढ़ गया ड्रिप इरिगेशन के कारण। तो आज तो 40 से ज्यादा सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस है भारत में, जो इज़राइल के साथ बने हैं। अभी हाल ही में, अब मैं आप सुनते जाइए, हाल ही में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा समिट। ऑफिशियली इज़राइल वहां नहीं था क्योंकि नेतन्याहू साहब तैयारी कर रहे थे ईरान को ठोकने की, लेकिन प्राइवेटली इज़राइल हर जगह था। मैं तो गया, कितनी इजरायली कंपनियां वहां थी प्राइवेटली। और मैंने कहा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते सर हमने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम भारत के नौजवानों का दिमाग हमने देखा है, डेडिकेशन देखा है, प्रोफेशनलिज्म देखा है, कैपेबिलिटी देखी है। हमारे पास इतने लोग नहीं, आपको तो 1.5 साल तो हम यहाँ इन्वेस्ट करें। किया हमने, किसी ने 7 मिलियन, किसी ने 100 मिलियन, किसी ने 50 मिलियन, में कई लोगों से मिला। तो ये इज़राइल की ताकत है कि भाई टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, और क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, हम टेक्नोलॉजी से आउटपुट एग्रीकल्चर का बढ़ाएंगे। हम अपनी पानी की जो हमारी गंभीर समस्या है उससे हम निपटेंगे, वाटर प्योरिफिकेशन करेंगे। ये बहुत सी चीजें थी। पढ़ाई में बहुत जोर देते हैं, साइबर सिक्योरिटी में बहुत उनका दबदबा है। तो ये सब चीजें अगर हम ध्यान रखें, तो इस बार जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं, कि याद रखिए इज़राइल एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां सब उसके दुश्मन थे। हमारे भी जो है जिहादिस्तानी बहुत है यहाँ। एक तो जिहादिस्तानी है, हमारा पड़ोसी है, बीच में एक वो टिंगटोंगिस्तान है, वो भी बकवास करता है। एक जमाना था जो श्रीलंका भी फुदकता था, मालदीव्स भी फुदकता था, कंगलादेश भी फुदकने लगा, अब तो शांत हो गया। तो हमने भी ये देखा कि भाई ये आतंक तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, इसराइल के लिए भी थी। इसीलिए ये तो नेचुरल पार्टनरशिप थी। अब एक मजेदार चीज बताता हूँ आपको। मैं अमेरिका में पोस्टेड था 1980s में। तो उस समय आपका जो पड़ोसी है जिहादिस्तान, पता नहीं आप क्या नाम से पुकारते हैं उसको, जिहादी लोग जो गधा है वहां। मैं आतंकिस्तान बुलाती हूँ सर। हाँ वेरी गुड। और वहां खेती मार्शल भी है ना, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल। फील्ड तो खेत होता है ना, तो खेती और मार्शल है। हाँ वो और खेती। और उनके फील्ड मार्शल को मैं गुंडा मुनीर बुलाती हूँ। अच्छा ठीक है। तो गुंडा, अरे पिंजड़े वाली मुनिया, मुन्नी बाई है वो। ऑल राइट। तो फिर क्या होता है बेटा, उस समय हमें पता लग रहा था, राजीव गांधी, मिसेस गांधी थी, मैं वहां था 84 में, उनकी हत्या पे राजीव गांधी है, सबने अमेरिकन से कहा देखो पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा है, हमें पूरा यकीन है, हमें पास जानकारी है, आप उनको रोकिए। रोनाल्ड रेगन था अमेरिका का राष्ट्रपति, कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, बना रहा है तो बनाने दो, मेरी मदद कर रहा है, मेरा लक्ष्य ये है सोवियत संघ अफगानिस्तान में उनको ठोकना है, पाकिस्तान मेरी मदद कर रहा है, अगर वो हथियार बनाता है यार टाइगर बनाने दो, तोड़ा की जाता है। मैंने कहा, हमारा क्या जाता है, तो हमारे से दुश्मनी है उसकी, क्या कह रहे हैं आप? खैर वो नहीं मानी। और रोनाल्ड रेगन साहब अपने अपनी बाइबल पर कसम खा के हर साल सर्टिफिकेट देते थे कि जिहादिस्तान बॉम्ब के पीछे, न्यूक्लियर बॉम्ब के पीछे नहीं दौड़ रहा, जबकि उनको मालूम था वो झूठ है। जानबूझ के उन्होंने झूठ बोला ताकि पाकिस्तान को पनिशमेंट ना मिले, नहीं तो फिर उनकी सारी जो वो मदद करते थे एटसेट्रा। अमेरिका का सिस्टम बड़ा क्लियर है इसमें कि अगर आपने सर्टिफाई कर दिया कि उसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो हम सारी मदद बंद कर देंगे, हम सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये था 1980s में। अब इसराइल भी परेशान, क्योंकि ये जो गधे हैं जिहादिस्तान के, अकल तो है नहीं इनको, बेवकूफ है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो हम बॉम्ब बना रहे हैं वो तो इस्लामिक बॉम्ब।
तो इसराइल ने कहा, यार तेरी ऐसी की तैसी इस्लामिक बॉम्ब का क्या मतलब है? तू अरबी देशों को देगा? तुझे, हमें मालूम है तुझे सऊदी से पैसा मिल रहा है, गद्दाफी से पैसा मिल रहा है, सद्दाम हुसैन से पैसा मिल रहा है, तो तू क्या करेगा? तो हम तो तेरे कहूटा न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ा देंगे। अब वहां से डायरेक्टली जा नहीं सकते थे, तो हमसे पूछा, टाइगर मदद कर दो हमारी थोड़ी, ज्यादा कुछ नहीं तो अपनी एयरफील्ड हमें दे दो, हम रिफ्यूल करके जाके ठोक के आते हैं। लेकिन हम नहीं माने, क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाता और जिहादिस्तान भी नाराज हो जाता, और हमें पूरा उस समय पूरा भरोसा नहीं था कि उसके पास न्यूक्लियर परमाणु बम नहीं है। सो वी डिड नॉट, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि नहीं डिस्ट्रॉय किया। तो ये हमारी तब से कोऑपरेशन की बात शुरू हो गई, इवन बिफोर वी रिकॉग्नाइज, ये तो 80s की बात कर रहा है, रिकॉग्निशन तो हमने 92 में दिया था। बेसिकली मैं आपको इतना बता देता हूँ, काउंटर टेररिज्म वाज द मेन थिंग जिसमें हमने बात की है, टेक्नोलॉजी की हमने बात की है, स्टूडेंट एक्सचेंज की हमने बात की है, हमने एक एजुकेशनल सेंटर की बात की है, हमने बात की है स्पेस रिसर्च में कोऑपरेशन की। डिफेंस का तो ठीक है, हम लोग सब जानते हैं कि भाई ये हथियार दिए, ये उसने कभी मुझ पर प्रतिबंध नहीं लगाया। 1999 में उसके लोगों ने मेरे एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया था स्मार्ट बॉम्ब्स लेने के लिए, जब और कोई हमें कुछ नहीं दे रहा था। सारी दुनिया हमारे को अकेला छोड़ रही थी, वो अकेला खड़ा था हमारे साथ। मैंने एक इजरायली राजदूत, मेरे मित्र हैं, रिटायर हो गए, कहीं रहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा राजदूत मुझे ये बता कि दोस्ती तो हम लोगों ने देख लिया, प्राइम मिनिस्टर की जॉइंट जो स्टेटमेंट भी उन्होंने दी थी, जब उन्होंने नेसेट में बात की थी, उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया। तो मैंने कहा नेसेट का बाय द वे हिब्रू में मतलब होता है गैदरिंग या असेंबली। तो मैंने कहा देखा इतना सम्मान दिया, तो अब ये बताओ कि हम दोनों के बीच में समस्याएं क्या है? हर देश के देशों के बीच जितने मर्जी मित्रों, कोई तो समस्या होगी। तो उसका जवाब आता है, राजदूत जरा 4-5 महीने दे मेरे को, मैं ढूंढता हूँ कौन सी समस्या है हमारे बीच में। अच्छा जवाब उसने मुझे दिया, है देयर इज नो इशू। अब वो इज़राइल टेक्नोलॉजी कहाँ से लाता है, किससे लेता है, अमेरिका से लाके उसको रिवर्स इंजीनियर करके हमको देता है, मेरा क्या लेना देना है? वो हमें दे रहा है जो चीज़ हमें चाहिए, उसकी बराक मिसाइल बड़ी ज़बरदस्त है। तो उसने जो हमारी मदद की है, और फिर आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में उसने हमारी मदद की थी। अब लोग कहते हैं बकवास करते हैं जिनको कुछ पता नहीं है कि जी अब भारत के साथ कौन खड़ा था? अच्छा टाइगर, मुझे तो 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, ये बताओ कि तुर्की को भूल जाओ, आजकल तो वो भी बड़ा परेशान है, और वो अज़रबैजान को भूल जाओ, उनके अतिरिक्त किसने आलोचना की जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था? चुप। हाँ, पर उन्होंने अपनी फौज नहीं भेजी आपकी रक्षा के लिए, ओए बेवकूफ! जब मेरे दोस्त के यहाँ कहीं जंग होता है तो मैं फौज अपनी क्यों भेजूँगा भाई? अभी सऊदी अरेबिया और जिहादिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट है, और जिहादिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग चल रही है, तो सऊदी ने एक सिपाही नहीं भेजा। वो क्यों भेजेगा अपना मरने के, वैसे ही उसके पास बड़ी फौज नहीं है, क्यों भेजेगा अपने लोगों को मरने के लिए किसी और के लिए? एक गधे हैं ये मालूम नहीं है। सच्चाई ये है कि किसी ने आलोचना भी नहीं की थी जो हमने ऑपरेशन सिंधु में किया, बल्कि 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ। तीनों के डिफेंस ऑफिशियल्स ने मुझे फ़ोन पे कहा, एम्बेसडर शाबाश! आपने मुँह तोड़ जवाब दिया आतंक को। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर किसी ने आके ये हाय, हाय, हाय भारत हम तुम्हारे समर्थक हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? चुपचाप से करते हैं। हम लोग मेगाफ़ोन डिप्लोमेसी नहीं करते हैं। ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनको मालूम नहीं है कि सच्चाई क्या है। अच्छा, आज मैं टीवी चैनल पे था बेटा, वो नेतन्याहू को पीएम को नहीं जाना था, तो उसको तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने करार दिया है। क्रिमिनल का, मैंने कहा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है टाइगर? मैंने तो कभी नाम सुना नहीं। नहीं, नहीं वो है ना। मैंने कहा कहाँ है? फ्रांस में। मैंने कहा फ्रांस में नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो हेग में है, मैंने काम किया है वहाँ, और हेग अगर आपको नहीं मालूम है हॉलैंड में है। अच्छा है ना। मैंने कहा देखिए साहब, जो इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है वो भी हेग में है, लेकिन उसका और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई तालमेल नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 45 में स्थापना हुई थी, और ये जो दूसरी कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट, इसकी शायद 2002 में या बनाया गया था, रोम स्टैट्यूट। हम लोग सिग्नेटरीज नहीं है। तो अगर उन्होंने करार दे दिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, कहा है कि नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करती है बेटा, दो देशों के बीच में संवाद होता है या उनके बीच में विवाद होता है, तो उस पे रूल करती है।
सर क्रीक हमारा एक इलाका है गुजरात में, भाई इतना पाकिस्तान का, इतना भारत का एटसेट्रा वो करती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करती है। मिसाल के तौर पर अब कोई ना कोई मुल्ला पकड़ लेगा इंटरनेशनल, देखो जी दीपक बोरा तो सच्चाई बयान करता है और सच्चाई में जो वो कहता है तो इस्लाम के ऊपर तो फिर बहुत तकलीफ होती है हमको, तो उसके ऊपर एक केस कर देते हैं। कोई कर सकता है, फिर वो देखेगी कि मैंने कितने मुसलमानों को मारा है या मैंने क्या कहा है ऐसा कि जो मुझे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वो मेरे को एक दोषी का करार दे। तो मैं था सूडान में जब उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को बोला था वॉर क्रिमिनल है। मैं इज़राइल के एरिया में घूम रहा था जब नेतन्याहू को बताया, बहुत से लोगों को उन्होंने किया। जो मैं देखता हूँ कि ये पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बिसाइड्स हम लोग ने साइन नहीं किया रोम स्टैट्यूट। कोर्ट ऑफ जस्टिस बेटा 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, सब उसके मेंबर हैं। जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 120 से 125 देश हैं जिन्होंने स्टैट्यूट को जिस पे हस्ताक्षर किया। अमेरिका ने नहीं किया, हमने नहीं किया, रूस ने नहीं किया, चीन ने नहीं किया, बहुत से देशों ने नहीं किया। ये कल को क्या मालूम, मेरे फौजी जो कश्मीर में लड़ रहे हैं, कल को बोलो जी देखो ये कश्मीर में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो हमने कहा कि नहीं, इससे हमने इसका कुछ लेना देना नहीं है हमारे साथ। सो प्राइम मिनिस्टर इस बार जो गए हैं, एक मैंने एंटी टेररिज्म की बात की है, टेक्नोलॉजी की बात की है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे बताई गई, जो पीएम साहब ने कहा था कि जब आपकी समस्या वहां पर हुई थी तो हमारे केयर गिवर्स गए थे, जो लोग हमारे नर्सेज और जो बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए, हमारे वर्कर्स गए थे वहां आपकी फैक्ट्रियां चलाने के लिए, ये महामारी के बाद। और हम लोगों की, हमारे दिल जो है वो एक है, हमारे दिलों का मिलन है। उनकी मैं थोड़ा सा एआई से कभी कभी खेलता हूँ, तो मैं देख रहा था कि अगर नेतन्याहू को भी एक दाढ़ी दे दी जाए और उसके बाल थोड़े पीछे कर दिए जाए, तो कहीं वो जुड़वा भाई तो नहीं लगेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का, कि कोई बॉलीवुड फिल्म, अरे बचपन में बिछड़ गए थे मेले में अब फिर मिल गए। बट द गुडविल बेटा, मेरी बात मानिए, द गुडविल, पीपल टू पीपल गुडविल जो इसराइल में है भारत के प्रति, प्राइम मिनिस्टर ने बार बार ये कहा है और नेतन्याहू ने भी, कि हमारी रिलेशनशिप का आधार है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। हम आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं और भरोसा कर, और अंतरराष्ट्रीय मामलों में जिस दिन भरोसा टूट जाता है उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। जितनी मर्जी आप भांगड़ा नाच लीजिए जी अब तो फिर से भरोसा आ गया, अब तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं वो ठीक नहीं होता, उसमें बहुत समय लगता है। ओके, तो ये मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब क्योंकि हम गए हैं और इज़राइल के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, नेतन्याहू साहब, पीएम साहब की बात सुनते हैं। अब अरब देश जो मेरे मित्र हैं वो कह रहे हैं, यार देखो इज़राइल को बोलो ना कुछ पैलेस्टाइन की जो समस्या है उसका कुछ समाधान ढूंढने। पीएम ने ये भी कहा था कि पैलेस्टाइन पीस प्रोग्राम का हम लोग समर्थन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा, जब हमने इज़राइल को रिकॉग्नाइज किया था, पीवी नरसिम्हा राव ने एक चीज कही थी कि इज़राइल को हम मान्यता दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैलेस्टाइन को कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। तो आप लोग बात करते रहते हैं, हमारी डिप्लोमेसी बहुत मैच्योर है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। अब जिन लोगों को कूटनीति के बारे में कुछ नहीं पता वो ज्यादा फुदकते हैं। सो ये हमारी कहानी है आज की। ओके, एंड पीएम की विजिट, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है सर? बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों देश इसे स्पेशल मैं समझ गया, ये शब्द स्ट्रेटेजिक जो होता है ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन से एक लेवल ऊपर होता है। भाई मेरी फॉर एग्जांपल मेरे पेरू के साथ या अर्जेंटीना के साथ मेरी नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, या श्रीलंका के साथ है, किसी और के जी साथ, जी तो एक लेवल ऊपर जाएं कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कंसल्ट करेंगे अगर कोई खतरा हो ये हो वो, उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। फिर उसके तरह तरह के फिगर्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप और एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, न्यू स्ट्रेटेजी, वो जो मर्जी कहते रहो। रियलिटी ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आप एक दूसरे की प्रायोरिटी समझते हैं और ऐसा कुछ नहीं करते कि उसकी जो प्रायोरिटी है, उसका जो हित है, उसको नुकसान हो। अब अमेरिका भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत देशों से करता है लेकिन परवाह नहीं करता। मैकडोनाल्ड ट्रम्प तो किसी की नहीं सुनते। वो तो एक दिन आपको बोलेंगे आदिति मैडम को डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, और अगले दिन पे कहेंगे अरे ये कौन औरत है, निकालो इसको यहाँ से। कोई क्या कर सकता है उसके साथ। अब है इस टाइप का आदमी, नार्सिसिस्ट है, नरगिसी पर्सनैलिटी, अपने आप से प्यार करता है भले ही और कोई उससे प्यार ना करे। तो ये बेसिकली इशू है इस समय। स्ट्रेटेजिक एक और पार्टनरशिप मेरे जहन में सवाल है क्योंकि एजुकेशन में, आपने एजुकेशन में भी हमने पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। एक हम्म एजुकेशनल आ रहे हैं क्योंकि उनके लोग हम्म यहाँ आएंगे, हमारे
लोग वहां जाएंगे। यू नो इजराइल को मैन पावर की शॉर्टेज है, उसके पास इतने लोग नहीं है, हम्म। उसकी फौज इतनी बड़ी नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी से अपने ह्यूमन रिसोर्स की कमी को कवर करने की कोशिश करते हैं, एंड वी आर रेडी टू हेल्प देम। कोई हमें समस्या नहीं है। जी, आप कुछ और पूछ रही थी। तो मैं सर ये पूछ रही थी बिकॉज आपने इसराइल के बारे में इतना कुछ बताया। इसराइल की जब बात होती है तो दो बातें मेरे जहन में आती हैं जो कि ब्रॉडली उनके बारे में कही भी जाती हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। एक तो मोसाद, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, और दूसरा मैं ये मानती हूँ, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि उसके चारों तरफ हॉस्टाइल नेशंस हैं और वो एक छोटा सा देश है जो अपने वजूद को बनाए रखे है, और जिस तरह से वो टेरर के पीछे जाता है, मतलब टेररिस्ट के पीछे जाता है और सफाया करता है, अपने आप में वो काबिले तारीफ है। मतलब मेरे जैसे लोग, मुझे पता है बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, और उनकी सिंपैथी जो है वो फिलिस्तीनियों के साथ है। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि फिलिस्तीन के लिए सिंपैथी होने में और टेररिस्ट के लिए सिंपैथी होने का अंतर उन्हें क्यों नहीं समझ आता है। ये एक बहुत बेसिक सवाल है। तो अगर कोई कंट्री टेररिज्म को खत्म करना चाहती है और अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जो कि उसकी संप्रभुता के लिए जो लोग खतरा है, मुझे समझ नहीं आता लोग उसमें रिलीजन क्यों लेकर आते हैं। तो ये मोसाद, ये चाहे कितने ही साल क्यों ना बीते, मुझे याद है ओलंपिक्स में जो अटैक हुआ था उसके एथलीट्स पर, उसके बाद ये कहा जाता है कि मोसाद ने एक बड़ी गहन प्लानिंग के बाद जिस तरह से बदला लिया, वो जिस पर मूवी भी बनी और बहुत तारीफ होती मैं है। आपको थोड़ा सा बताता उस हूँ, पहलू पर भी बात करें। आप किताब पढ़िएगा। ये मेरे मित्र हैं, इजरायली जर्नल रॉन बर्गमैन, किताब है राइज एंड किल फर्स्ट, यानी पहले उठो और मारो इससे पहले कि वो आपको मारे। बड़ी हम्म। मजेदार कहानी। मैं एक हम्म। उदाहरण देता हूँ उसके। उस पुस्तक को मैं कई हम्म। बार पढ़ बैठा। तो पूरा इजरायली सीक्रेट सर्विस के बारे में है। तो हम्म। एक बड़ी मजेदार चीज है कि भाई एक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, हम्म। बड़े खतरनाक थे, हम्म। इसराइल के लिए खतरनाक थे। तो वो पेरिस में गए हुए थे, क्योंकि फ्रांस तो ऐसा देश है कि किसी को पैसा दो तो वो सब कुछ बेच देगा किसी को भी। तो वो ईरान उनसे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह लेना चाहता था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, शायद 90s की, हम्म। अर्ली 90s। तो वो जिस होटल में ठहरे थे वहां पर एक वो बैठ के बार में शराब पी रहे थे, तो एक महिला भी थी साथ वाली टेबल पे, वो आई बैठ गई, फिर नजरें मिली, फिर आपस में बातचीत होने लगी। तो फिर वो ईरानियन ने कहा यार ये तो बड़ी गोरे रंग की मैडम है, चलिए बातचीत करते हैं, या फिर अपने टाइम को रंगीन बनाते हैं। तो उसे कहा कि चलिए आप ऊपर चलेंगे मेरे कमरे, वहां बैठ के एक ड्रिंक करते हैं। कहती श्योर, मुझे क्या दिक्कत है। तो गए और बैठे, फिर वो बड़ा खुश ईरानियन, अरे मजा आ गया, फ्रांस तो क्या कमाल की चीज है। फिर उसने कहा कि मैडम क्या मंगवाऊं भोजन के लिए, आप तो आप यहीं रुकेंगी काफी देर के लिए। तो मैडम ने कहा हाँ, पर मेरी टैक्सी नीचे है, अगर आप इजाजत दें तो जरा मैं टेलीफोन करके अपने, उस समय मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो टैक्सी ड्राइवर को होटल की रिसेप्शन पे फोन करके कहती हूँ मैं टैक्सी को भेज दे, मुझे अभी टाइम लगेगा। तो उस ऑर्डर कहता हाँ बिल्कुल, मेरा जो फोन है उसको यूज करिए। तो औरत ने हम्म। फोन किया, तो कहती है सर वो उठा नहीं रहा रिसेप्शन, तो मैं जरा नीचे जाके कह के आती हूँ, और आप मुझे बुला लेना, मैं रिसेप्शन पर ही आपका इंतजार कर, जब आप रेडी हो जाएं, जो कुछ हमारी दोस्ती होने वाली है, तो आप मुझे बुला लेना। तो वो बड़ा खुश और खुश हो गया। उसने अपना गाउन वाउन पहना और नहा धो के बिल्कुल सज धज के हीरो बन के तो गया, कहता बुलाता हूं। फोन उठाया, गला इधर, सर इधर, आंखें उधर, फिनिश्ड। उसको बूबी ट्रैप कर दिया था। ये पहली किलिंग थी इनकी, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा दिया था। और वो महिला जो थी, किसी को पता ही नहीं लगा कौन थी वो बाद में इसने किताब में लिखा है कि मोसाद की एजेंट थी। तो राइज एंड किल फर्स्ट का ये मतलब है उनके डीएनए में ही है, नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते जितना हम्म। आतंक उन्होंने झेला है। और उनका हॉस्पिटल सिस्टम भी, इमरजेंसी सिस्टम, हमने उनसे सीखा है कि जब कहीं धमाका होता है तो फिर कैसे डील करते हो। तो एकदम से फोन इधर जाता है उधर जाता है, और एम्बुलेंस जाती है और हॉस्पिटल को खाली करते हैं कि भाई इमरजेंसी के विक्टिम्स आ रहे हैं। हिटलर ने बहुत तंग किया था, उसके बाद भी यहूदियों को चैन से जीने नहीं दिया। एक मेरी फ्रेंड थी योहाना स्पेक्टर, वो एक एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कोचिंग ज्यूज पर, हम्म। और उन्होंने उसमें एक कहा था, मुझे याद है जब मैं मिला था, पता नहीं कहाँ अमेरिका में मुलाकात हुई थी तो कब का निधन हो गया।
कहती मिस्टर एम्बेसडर, मैं आपके देश को, आपकी सभ्यता को एक धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या मैडम? कहती सारी दुनिया ने हम पे अत्याचार किए हैं, आपने हाथ फैलाकर हमारा स्वागत किया है यहूदियों का। तो ऐसी चीज जब कोई मुझे कहता है ना, 6 फुट 2 इंच से मेरा 6 फुट 8 इंच का कद हो जाता है। So I was very pleased that they recognize कि भारत ने उनकी कितनी मदद की है। Do you understand? जी तो ये बेटा कहानी है जो मैं बताना चाहता था, और फिर कई एरियाज है, नए नए आएंगे। अभी तो स्पेस में जो हम बात कर रहे हैं, शायद स्पेस रिसर्च, क्या सैटेलाइट्स भी हम लोग इकट्ठे बनाएंगे। हो सकता है कि एक स्पेस मिशन में हम लोग साथ साथ जाएंगे, वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो ये चीजें हम्म हैं। अब जो मुखालफत करता है करिए, मुझे उसमें क्या लेना देना है। हम वही कर रहे हैं जो भारत के हित में होता है, जी। और अगर आप तो मैं लोगों को तकलीफ होती है तो फिर आपने जो करना है करिए। और हमने वैसे आपने जो ये अभी जो जिस तरह से इंसिडेंट नरेट किया, मुझे याद है ईरानियन लीडरशिप को उन्होंने जिस तरह से खत्म किया है, मिलिट्री लीडरशिप को दुनिया भर में उसकी मिसाल दी जाती है। हमास की लीडरशिप को जिस तरह से तहस नहस किया है, उनका जो पेजर अटैक था, आज भी लोग फिगर आउट नहीं कर पाए कि भाई किस तरह से उन्होंने उसको अंजाम तक पहुंचाया। तो और इसराइल के बारे में तो इंडियन कंपनी का भी हाथ था, जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपने क्योंकि इंडियन कंपनी का जिक्र किया, ये कहा जाता है कि भारत ने जब करगिल में पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना था, तो ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंस जो थी वो मोसाद ने प्रोवाइड की थी। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अमरीकियों पीपल। ने अमरीकियों ने हमें जो जीपीएस डेटा है देने से इनकार कर दिया था। वो बड़े कमीने लोग हैं, दोस्ती करते हैं जब उनके फायदे में होता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपने उनकी मदद की और वो आभारी होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन बेटा आभार नाम की कोई चीज नहीं होती। इसको श्वार्ज़बर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। ये ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री होता था 1850 के आसपास। तो उस समय ऑस्ट्रियन साम्राज्य की बड़ी पिटाई हो रही थी। वो मजियार लोग, हंगरी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, वो ठोक रहे थे कि हमें आजादी चाहिए। वो शहनशाह हार रहा था। फिर उस समय क्या था यूरोप में, वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार थे। यहाँ का राजा किसी की बहन से ब्याह हुआ है, किसी की माँ के से शादी हो गई है, किसी की बेटी से, जैसा आजकल अरब देशों में होता है, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो उसने फिर रूस से कहा, रूस के जार को बोला, यार देखिए मुझे ठोक रहे हैं मजियार, तू अपने लोग भेज। उसने फौज भेजी, मजियारों को ठोक पीट के सही कर दिया। तो उसके बाद में लोगों ने उससे कहा, ऑस्ट्रियन फॉरेन मिनिस्टर से, फीलिक्स श्वार्ज़नबर्ग, कि सर अब तो आप आभारी हैं रूस के। कहते हैं दुनिया हैरान हो जाएगी हम कितने एहसान फरामोश हैं। ये पहली चीज हमें डिप्लोमेसी में सिखाई जाती है, डोंट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड। ये जो तो भी हमने कोई सब देश देखा है ना करता है, बांग्लादेश के केस में भी। देख लीजिए। अब वो चलिए हमने आजाद किया, अब वो तो मानते भी नहीं है। वो तो हाँ कहते हैं कि एग्जैक्टली। और जिहादिस्तान जो है वो क्या कहता है, बिल्कुल नहीं, ये तो सब गलत है। वो कभी आजाद हुआ ही नहीं, जंग तो हुआ ही नहीं। हमने तो एक कमरे में बैठ के कहा, अच्छा चलो जाना चाहते हो चले जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ एक मजेदार चीज, सुनिए। हम्म मेरे एक जिहादिस्तानी दोस्त ने मुझे, अब पता नहीं ये सच है कि नहीं, मैंने देखा नहीं, उसने कहा कि हम नई पुस्तक एक बच्चों के लिए KG1 या स्टैंडर्ड 1 लिख रहे हैं कि 1947 में एक पाकिस्तान के साथ बहुत बुरी चीज हुई। अंग्रेजों ने पाकिस्तान को तोड़ के हिंदुस्तान को अलग कर दिया। ये उससे पहले तो सिर्फ पाकिस्तान था। हिंदुस्तान तो 47 में बना है, और ये अंग्रेजों ने साजिश की थी हमारे अगेंस्ट। अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। अब कौन कौन इनको बताए, कौन निपटे इनसे। कंप्लीटली मैड। और अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो पिंजड़े वाली मुनिया है, सुना है कि इसके कुछ ज्यादा ही फ्रेंडशिप है पंजाब की जो मुख्यमंत्री महोदया है, और ये दोनों ब्राजील भाग गए थे, वहां से दो बड़े लग्जरी प्लेन खरीद के लाए। एक मुन्नी बाई यूज करेगी और एक सीएम बाई यूज करेगी। अब क्या संबंध है? हमने देखी है इस देश की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कनाडा की बात करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी सुना वो मैंने कनाडा, हाँ हाँ, वो साउथ अफ्रीका के पास है ना, कहीं नहीं, कहीं और है। अच्छा ठीक है, बताइए। एक तो गधा उनका होता था वहां पे, याद है आपको? डस्टबिन, डस्टबिन था ना उसका नाम, मैं भूल गया। डस्टबिन, हाँ डस्टबिन, ट्रूड, ट्रूड कुछ ऐसा ही नाम था। तो वो डस्टबिन साहब को तो निकाल दिया। वो तो बड़ी बड़ी आंखें निकालते थे, आपने देखे होंगे उनके स्टेटमेंट्स, मैं भी देखता था। जब कोई उसके, मेरा ख्याल उसका एक कोई प्लम्बर था, उसका डार्लिंग, कुछ उसके अजीब से संबंध है, निज्जर सिंह।
तो फिर वी विल टॉक टू आवर एलाइज। अच्छा भाई, तू है कौन भाई भारत से जो पंगा लेगा? फिर जब उसके हमारे फार्मर्स ने ना, किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, वी विल स्टैंड बाय द राइट ऑफ फार्मर्स टू प्रोटेस्ट। अपने देश में जब प्रोटेस्ट होते हैं तो उनको ऊपर गोली चलवा देता है, ऐसा कमीना था। सुना है उसको निकाल दिया था, और आजकल किसी एक्टर मैडम के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध है, दोस्ती है उसकी। बेवकूफ था, बर्बाद कर दिया था उसने हमारी द्विपक्षीय रिलेशनशिप को। अब वहां की सुना है प्रधानमंत्री कारनी पारनी मारनी जो भी उसका नाम है वो आ रहा है, वो चाहता है ये संबंध फिर से बने। बेटा 140 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा मार्केट कहाँ मिलेगा? वो अमेरिका भी गया था कारनी पारनी, समझ के लिए चीन गया था। चीनियों ने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पहले ये बताओ टाइगर हमसे कितना खरीदोगे? तो उसने कहा आप हमसे क्या खरीदोगे? चीन ने कहा तेरे पास बेचने को क्या है? चुप हो गया। सो ये चीजें हैं जो सच्चाई है। कानी साहब आ रहे हैं, चलिए खुशामदीद। हम लोग ये नहीं कहते कि आपसे पहले जो गधा था उसने संबंध खराब कर दिया, अब 100 साल तक रहेंगे, नहीं। केस टू केस, डे बाय डे संबंध बनते हैं। हमने कहा आइए, आइए बड़े शौक से आइए, बैठिए, चाय पीजिए, छोले खाइए। और अगर आपने पूंजी निवेश करना है, जो काफी कर रखा है कैनेडियंस ने भारत में, उनके पेंशन फंड्स वगैरह ने, और करना है तो आइए करिए। हमसे कुछ लेना है तो लीजिए, और हमें जो चाहिए होगा आपसे, कुछ टेक्नोलॉजी या ये वो, हम आपको बता देंगे। मैं जानता हूँ इस समय तो उनको हमारे स्टूडेंट्स चाहिए, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज में हालत बड़ी खराब है। हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, हमारे विद्यार्थी जो वहां जाते हैं, चाहिए तो ले लो, सनु की फर्क पैदा है। ओके, सो ये रिलेशनशिप जो है ना बेटा, ये एकदम से ठीक नहीं होगी। और दूसरी चीज ये है कि कुछ खास हमारे कॉमनैलिटी नहीं है। आजकल तो वो मिडल पावर्स की बात करता रहता है, क्योंकि अमेरिका ने तो दो चार झापड़ मार के भगा दिया उसको। तो अब वो चीन भी उसका समर्थन नहीं कर, संबंध उनके भी बड़े खराब थे। वो चीन की वो कौन सी बड़ी कंपनी है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी को उन्होंने जेल में डालना चाहा था, तो अमेरिका से बोला इसको, वो अमेरिका में थी, हमें वापस करो। फिर वो वापस चली गई कनाडा, वहां उसको हाउस अरेस्ट में रखा। फिर चीन ने दो कनेडियंस को पकड़ लिया, उनमें से एक डिप्लोमेट था। तो फिर एक्सचेंज वगैरह होता रहता है, भरोसा नहीं है। और हमारा भी जो है इस समय, आज ये कारनी फारनी है, कल नहीं है, कल फिर कोई दूसरा डस्टबिन आ जाएगा। सो हम लोग सोच समझ के चलते हैं। भरोसा बनाने में समय बहुत लगता है, तोड़ने में 1 नैनो सेकंड लगता है। और फिर मेरा ख्याल कनाडा की समझ आ गई है कि आने वाली दुनिया जो है उसका संचालन 4 महाशक्तियां करेंगे। नंबर 1 अमेरिका है, बेवकूफ, हर जंग हार जाते हैं। नंबर 2 भारत, नंबर 3 बता रहा हूँ आपको, रूस, और नंबर 4 जापान। चीन की कोई परवाह नहीं करता। चीन फुदकेगा, उछलेगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कर यहाँ जो करना है। छोले खा तू जाके गुजरात में, या ढोकला खा वहां पर, कुछ नहीं होने वाला। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट कार्नी की विजिट, वी ट्रीट इट एज अ विजिट बाय विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर। पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा, अच्छी चीजें बातें होंगी, डेलीगेशन आएगी। लेकिन उसके बाद फिर ये पोस्ट करेगा, आप देखना, एक्स पे कुछ ना कुछ लिखेगा ये कार्नी पार्नी, ओ जी मैंने 140 करोड़ लोगों का दिल जीत लिया है। वो गधा ट्रूडो भी आया था ना, जब वो साबरमती आश्रम में गया था, कुर्ता पजामा पहन के, और वो चरखा चलाओ, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके भांगड़ा कर रहा था। लोगों ने, अभी ये क्या नौटंकी क्या कर रहा है? कि तेरे 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 पेट में कोई कुछ तकलीफ है जो तू यूं कर रहा है, गधा कहीं का? अजी मैंने दिल्ली जीत लिया, और आपने सबको खालिस्तानी भी लिया है, तो बेवकूफ आदमी था। तो अच्छा वो उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। सो मेरा मानना है कि इसकी विजिट से शुरुआत होगी, ये नहीं मैं कहूंगा नए दौर की शुरुआत, रिलेशनशिप को उसकी मरम्मत करने में उसकी शुरुआत होगी। करेक्शन। कोर्स करेक्शन उनके लिए। मैंने तो हमेशा से कहा था कि हम्म। आपने कहा कि जी आप लोगों ने निज्जर सिंह को मरवा दिया था, अब आपकी सरकार कह रही है कि नहीं मरवाया आप लोगों ने। फिर आपने कहा जी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी भारत में चलती है, बिल्कुल नहीं चलती है। हमने, अब आप कह रहे हैं जी ना बिल्कुल कर नहीं दिया। चलती। हम्म। अब आपने स्वीकार किया जो भारत कहता रहा था शुरू से कि हम लोग इस मामले में दखल नहीं देते। और दूसरी चीज है कि आप लोगों, हम सब दुनिया जानती है, कनाडा तो नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ टेरर रहा है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है। द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ कनाडा हैज बीन टेरर, आतंक। दुनिया भर के आतंकी वहां भरे हुए हैं, खालिस्तानी भी भरे हुए हैं वहां पर। अब इसने कहा कि खालिस्तानियों को मैं उनकी कचुम्बर बना दूंगा। अच्छा भाई बना दे, की फर्क पड़ता है? जो करना है करिए। पुस्तक देखिएगा, कनाडा एज अ कनाडा एज टेरर सेंट्रल है उसका नाम, मैं भूल गया हूँ, पर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। कनाडा एज अ बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेरर। तो ये चीजें हैं बेटा। और अब भारत के पास इतनी शक्ति है, कनाडा जैसा पिस्सू सा देश, हाँ
ज़मीन बहुत है उसके पास। तो मैं तो कहता हूँ अगर तो आप लोग चाहते हो कि कोई आतंकिस्तान बने, कोई जिहादिस्तान बने, कोई खालिस्तान बने, कोई गधास्तान बने, आपके पास इतनी ज़मीन है सबको दे दो वहाँ। वो सब अपनी सरकार वहाँ बना लेंगे, की फ़र्क पड़ता है? तो ये चीज़ें हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है जब भी आपसे बात करता हूँ क्योंकि आप ऐसे प्रश्न पूछती हैं, कई बार मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं सर, यू आर वेरी काइंड टू मी, आई रियली अप्रिशिएट दिस। ब्रिलियंट। और आप अभी बेटी आप हैं? कह रहे थे आई एम ऑनर्ड थैंक यू। तो अब मैं कल जा रहा हूँ एंड कहीं आवारागर्दी करने और 3-4 दिन में आऊँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर बीच में मैकडोनाल्ड ट्रम्प को कहना जब मैं दिल्ली में नहीं हूँ तो ना ठोके ईरान को। जब मैं वापस आ जाऊँ तो ठीक रहेगा। फिर टीवी नहीं, चैनल्स पे लेकिन आना आप जहाँ भी होंगे तो टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँच जाएगी। सही बात है, वो तो ऑनलाइन कर सकता हूँ। वो ज़ूम, हाँ, स्ट्रीम ऑनलाइन ऑनलाइन कर सकते यार्ड्स, हो। जो आपने वेबसाइट स्पीकर्स लगाए इनके बारे में भी बता दीजिए थोड़ा-सा। कौन ये? हाँ। ये तो सब लगे हुए हैं। आई एम अ नेशनलिस्ट। ये हुँ, 2047 हमें विकसित भारत बनना है। ये हुँ, फिर भारत का है। फिर वो हुँ, अशोक स्तंभ है, सत्यम हुँ। एव जयते ये मेरा नाम है, दीपक अभी तक बदला नहीं है। और बस इतनी सी यही बात कहनी थी कि जब मैं हूँ, एक साधारण बेटा हूँ अपनी माँ भारती का। मेरी माँ का बहुत, बहुत एहसान किए हैं, वो ऋण चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस माँ के अलावा मेरा कोई जीवन नहीं है। आई डू नॉट एक्सिस्ट आउटसाइड इंडिया। बेटी मैं भारतीय इसलिए नहीं हूँ कि मैं भारत में जीता हूँ, मैं भारतीय इसलिए हूँ कि भारत मुझ में जिंदा है। और फिर मैं वही बात कहती हूँ सर कि आप भारतीय को भारत से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन भारतीय के अंदर से भारत को बाहर नहीं कर सकते। कौन है सनातनी जो हमारा कल्चर है दुनिया का सबसे सबसे ओपन और इंक्लूसिव कल्चर है। यहूदी भी तो बहुत पसंद करते हैं। कितने आते हैं जब उनको छुट्टियां होती है, मिलिट्री सर्विस खत्म हो जाती है, हर जगह भाग जाते हैं। दे लव इंडिया। हम लोग बड़े ओपन सोसाइटी है। सबको हम माँ कहते हैं। तो भारत को माँ तो सबको स्वीकार करती है। भाई देखिए, माँ की बहुत संतान होती है, संतान की तो एक ही माँ होती है ना। और मैंने और माँ भगवान को जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात सर क्या है ना, मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, भारत माँ के लिए भी और मातृभूमि के साथ-साथ अपनी माँ के लिए भी, क्योंकि आप कई लोग इस बात से कनेक्ट करेंगे, माँ अपनी माँ पे कितना चिल्ला लो, कितना गुस्सा कर लो, कितना फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, लेकिन फिर भी वो पूछेगी खाना खाया? फिर भी वो पूछेगी कि कैसे हो? या कंप्लेन नहीं करेगी, वो अंडरस्टैंड करेगी, समझेगी कि मेरा बच्चा परेशान है। बेटी, मैंने भगवान को नहीं देखा है, मैंने भारत माँ को देखा है। अब भगवान को देखने की जरूरत नहीं है। देख लिया है, उसका रूप देख लिया है। आप जैसी संतान है मेरी माँ भारत के पास। our future is secure। 75 थैंक यू साल की सर। उम्र मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन संचालन आप लोगों के हाथ में है। नहीं, नहीं और सर, जब मैं सेंचुरी से पहले कहाँ जाएँगे? और आप यहाँ इतना हल्ला हंगामा मचाते हैं, ऊपर वाले भी परेशान हो जाएँगे, तो यहीं रह लीजिए। यहाँ पे मैनेज करना अब ज़्यादा आसान है। अब वो जो ऊपर रहता है तो वो तो कहेगा मेरे पास मत आ, नीचे जा। नीचे वाला कहेगा अबे तू यहाँ आके कुछ और डिस्कशन इसी करेगा, में बोल डिबेट रही करेगा, हूँ मेरे कि पास भी मत अभी ठीक है। ऊपर वाला अभी अपने यहाँ परेशानी नहीं चाहेगा ना, तो सेंचुरी लगाइए। क्रिकेट में सेंचुरी का इंतज़ार करते हैं सब लोग। तो आपकी सेंचुरी का भी इंतज़ार रहेगा सर, और हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, बात होती रहेगी। आपका ज्ञान मैं ऐसे ही प्रसारित करती रहूँगी अपने इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका भी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।